हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे अकाउंट्स में करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। एज स्टेटेड अर्लियर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ द बिजनेस विथ अदर पर्सन। हमने आगे देखा था इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी मतलब क्या कि जो कंपनी का मालिक होता है, बिज़नेस का मालिक होता है, वो खुद अपना कैपिटल, अपना पैसा लगाता है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब क्या था कि अगर हम किसके पास से गुड्स क्रेडिट पे ख़रीदते हैं तो हमारे क्रेडिटर्स हैं, बोरोइंग्स करते हैं बैंक में तो बैंक है, वो सब हमारी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। तो वो डिटरमाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन ऑफ द बिजनेस विद द अदर पर्सन, while current and non-current liability is determined on the basis of time. Its explanation is as follows. A liability which is to be paid within 1 year, that is 12 months, by the business is known as current liability. Current liability is treated as short term liability also. जो liability हमें 12 महीने के अंदर पे करनी होती है, वापस देनी होती है, जो पैसा हमें वापस देना होता है, डेट इज़ कॉल्ड करंट लायबिलिटी। उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं। जनरली इन शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। जनरली उसमें क्या क्या आएगा, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल आउटस्टैंडिंग, इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, फिर हमने कोई गुड्स ख़रीदा होगा क्रेडिट पे, वो सब आएगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में। एग्जांपल एज अबाउट स्टेटेड, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन, आउटस्टैंडिंग पेमेंट फॉर रेंट, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर। ये सारे खर्चे हैं जिनका पेमेंट हमें 12 महीने के अंदर करना पड़ेगा, तो वो करंट लायबिलिटी ट्रीट होगी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उसको शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी बोलेंगे। A liability which is to be paid during the period of more than 1 year by the business is known as non-current liability। और ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना है, 1 साल के ज़्यादा टाइम में करना है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी इज़ ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इन नॉन करंट लायबिलिटी, बैंक लोन जनरली 2 साल, 3 साल या फिर 5 साल या फिर उससे ज़्यादा पीरियड भी हो सकता है। डिबेंचर रिडम्पशन का पीरियड भी ऐसा हो सकता है 3 साल, 5 साल। इसलिए जहाँ पे 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड इन्वॉल्व हो वहाँ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होगी, उसको नॉन करंट लायबिलिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एज मेंशन्ड अबाउ, अमाउंट बोरोड फ्रॉम भावना बेन। ठीक है, यहाँ पे 2 एग्जांपल थे, एक तो रमन से बोरो किया था और दूसरा था भावना बेन से। आपको आगे आया होगा। तो रमन और भावना बेन 2 पार्टी है, तो एक को 1 साल के बाद देना है और रमन को 1 साल के अंदर देना है, तो उस तरह से करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होगा। सो बिजनेस लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। तो करंट बिजनेस लायबिलिटी को क्लासिफिकेशन कैसे होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, दैट इज़ लायबिलिटी पेएबल विद इन द पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, और नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लायबिलिटी पेएबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। As described above, liability can be classified according to their different nature. Each liability plays its specific role in business। सब अलग अलग तरह की लायबिलिटी के अलग अलग नेचर, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और सब अपना काम करते हैं बिज़नेस में। सभी ज़रूरी होते हैं लायबिलिटीज़ बिज़नेस को रन करने के लिए। अभी हम देखेंगे असेट्स। देर आर 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इन बिजनेस, लायबिलिटी एंड असेट्स। हमारी जो कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी उसमें 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आएंगे, एक होगा लायबिलिटी और दूसरा होगा हमारी प्रॉपर्टीज़ कितनी है। एक बाजू वो आएगा जो हमें सामने देना है और दूसरी जगह वो आएगा जो हमारे पास है, दूसरों का हमारे पास है या फिर हमारे खुद का हमारे पास है। वी हैव ऑब्टेन्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट लायबिलिटी। हमने देखा लायबिलिटी क्या होता है। नाउ लेट अस हैव इंफॉर्मेशन अबाउट असेट्स अंडर डबल एंट्री सिस्टम। At one side liability takes place and simultaneously on the other side asset emerges at the time of commencement of business। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई बिज़नेस चालू करते हैं
तो हमें प्रॉपर्टी चाहिए, ठीक है, हमें फर्नीचर बनाना पड़ेगा, हमें गुड्स खरीदने पड़ेंगे ताकि हम बेच पाए। तो एक बाजू असेट क्रिएट होगा तो दूसरी बाजू लायबिलिटी होगी। कैसे होगा कि अगर हमने परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किया, तो एंट्री आएगी, डबल एंट्री सिस्टम, हर एक ट्रांजैक्शन की 2 एंट्री होगी। तो एंट्री आएगी परचेज़ अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी कि हमने परचेज़ किया तो हमारा स्टॉक बढ़ा, हमारी कंपनी में जो स्टॉक था, हमारी कंपनी की जो इन्वेंट्री थी, हमारी कंपनी का जो माल था वो बढ़ा, यानी कि असेट बढ़ा। और सामने क्रेडिटर्स क्रिएट हुए, क्योंकि हमने पैसा कैसे लिया है, ऑन क्रेडिट। हमने कैसे माल लिया है, ऑन क्रेडिट। हम बाद में माल का पैसा देंगे, ठीक है। तो एक बाजू स्टॉक बढ़ा और दूसरी बाजू लायबिलिटी भी बढ़ी, क्रेडिटर्स क्रिएट हुए। असेट मीन्स एनी सच टेंजिबल, यानी कि दिखने वाला, और इनटेंजिबल यानी कि नहीं, जो नहीं दिखता, इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज़ ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू, जिसका पैसों में हम मेजर कर सकें। इन अदर वर्ड्स असेट मीन्स इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर हेल्ड बाय द ओनर एंड फ्रॉम विच देयर इज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट टू द बिजनेस इन द फ्यूचर, ठीक है। और जिससे हम फ्यूचर में बेच के उसको पैसा कमाए। जैसे हमने माल खरीदा तो हम फ्यूचर में माल को बेच देंगे और उसके सामने हम पैसा कमाएंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ असेट्स इज एज फॉलोज। असेट्स का क्लासिफिकेशन अब कैसे करेंगे, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और फिक्टिशियस। फिक्टिशियस मतलब क्या कि जो इनटेंजिबल इन नेचर हो। आपको आगे आएगा डिटेल में फिक्टिशियस असेट्स क्या होता है, जो दिखता नहीं है पर फिर भी कंपनी के पास होता है। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स होगा, जैसे नॉन करंट लायबिलिटी है, और करंट मतलब 12 मंथ से कम पीरियड में होगा, दैट इज़ करंट असेट्स। अब हम देखेंगे नॉन करंट असेट्स को डिटेल में। नॉन करंट असेट्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। जैसे कि नॉन करंट लायबिलिटी को भी हम टाइम के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं, वैसे ही नॉन करंट असेट्स को भी टाइम के हिसाब से क्लासीफाई करेंगे। लाइक non-current liability, non-current assets are also for a period of more than 1 year. They are known as long-term assets और fixed assets। उनका 2 अलग नाम है, एक तो long-term assets जैसे कि long-term liability और fixed assets। fixed मतलब क्या कि उसका टाइम पीरियड 1 साल से ज़्यादा हो, ठीक है। और जनरली इसमें कंपनी की जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती है वो आएगी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज़, फर्नीचर है, फिर हमारा ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है। ये सब क्या है, इंटेंजिबल काइंड ऑफ है। ये सिर्फ कंपनी के दिखते नहीं हैं पर ये कंपनी के पास होते हैं। पेटेंट है, गुडविल है, फ्रेंचाइज है, एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट असेट। फ्रेंचाइज मतलब किसी की ओनरशिप, किसी की एजेंसी हमारे पास हो। दिस असेट्स हैव लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। नॉन करंट असेट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज, एक तो टेंजिबल असेट्स और दूसरा इनटेंजिबल असेट्स। नॉन करंट असेट्स को हम टेंजिबल यानी कि जो दिखते हैं, और कुछ ऐसे असेट्स होते हैं जो नहीं दिखते पर फिर भी वो नॉन करंट असेट्स होते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म असेट्स और फिक्स असेट्स। तो अब हम देखेंगे टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच आर हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी कि लैंड, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, उन सब का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, इसलिए उसको बोलते हैं टेंजिबल यानी कि दिखने वाले असेट्स। टेंजिबल असेट्स कैन बी सीन एंड कैन बी टच। उनको हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, उनको छू भी सकते हैं। टेंजिबल असेट्स आर सब कैटेगरी ऑफ नॉन करंट असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, फर्नीचर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। टेंजिबल असेट्स वो एक कैटेगरी है नॉन करंट असेट्स की, पर उनको अलग से क्यों क्लासीफाई किया गया, क्योंकि ये ऐसे असेट्स हैं जो हमें दिख सकते हैं, जो हम महसूस कर सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं। वो इंटेंजिबल, इनविजिबल काइंड ऑफ नेचर नहीं होता उनका। अभी हम देखेंगे इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल वर्ड इटसेल्फ क्लैरिफाइज द मीनिंग ऑफ दिस असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स डू नॉट होल्ड फिजिकल एग्जिस्टेंस। इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो दिख नहीं सकते और जिसको हम छू नहीं सकते। इंटेंजिबल असेट्स आर ऑल्सो सब कैटेगरी ऑफ नॉन करंट असेट्स।
इसमें आएंगे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल एसेट। ट्रेडमार्क मतलब क्या कि जैसे ISI ट्रेडमार्क है, जैसे कोई हमारा ब्रांड नेम हो। फिर कॉपीराइट्स मतलब अगर कोई हम बुक लिखते हैं तो उसमें हमारा कॉपीराइट हो। पेटेंट मतलब कोई हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं तो जिसका फुल राइट्स हमारे पास हो। और गुडविल मतलब जो वैल्यू हो हमारे बिजनेस की मार्केट में, उसकी कुछ वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, इकोनॉमिक वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, उसको गुडविल बोलेंगे। तो इनटेंजिबल असेट्स वो होते हैं जो दिखते नहीं हैं पर फिर भी उनकी इकोनॉमिक वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है, इसलिए वो कंपनी के असेट्स कहलवाएंगे। अब हम देखेंगे करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आगे हमने देखा टेंजिबल और इंटेंजिबल, अभी हम देखेंगे करंट असेट्स। दिस असेट्स आर ऑफ दैट काइंड हुज टाइम ड्यूरेशन इज़ ऑफ लेस देन 1 ईयर, जैसे कि करंट लायबिलिटी में था। दिस असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, वो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में। फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस दिस असेट्स आर यूज्ड इन करंट असेट्स कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, रॉ मटेरियल स्टॉक, फिनिश गुड स्टॉक एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। इसमें ऐसे सारे असेट्स आते हैं जो कि लिक्विड हो, यानी कि जो रेडिली कन्वर्टेबल हो इनटू कैश। ठीक है, अगर हमें पैसों की ज़रूरत पड़े तो ये असेट्स बेच के हम आसानी से कैश ले सकते हैं या फिर कैश को कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ प्रोडक्ट फॉर विच ट्रेडिंग इज़ डन बाय बिजनेस इज़ नोन एज गुड्स ऑफ बिजनेस, जिसमें हम रेगुलर ट्रेडिंग, रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग करके परचेज एंड सेल के ट्रांजेक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स इज़ अ गुड्स फॉर द बिजनेसमैन ऑफ ग्रेन्स। बिजनेसमैन होगा जो कि सिर्फ ग्रेन्स का बिजनेस करता है तो उसके ग्रेन्स क्या होगा, गुड्स। जो उसका मेन प्रोडक्ट होगा बिजनेसमैन का वो उसके लिए गुड्स कहलवाएगा। अगर कोई फर्नीचर वाला है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी बेचने वाला है तो प्लांट एंड मशीनरी उसके लिए असेट नहीं बल्कि नॉर्मल गुड्स होगा। ठीक है। लिक्विड असेट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज सब कैटेगरी ऑफ current assets. All current assets excluding stock are recognized as liquid assets. These assets excluding stock can be converted into cash quickly. लिक्विड असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जो कि रेडिली कन्वर्टेबल हो इनटू कैश। मगर फॉर एग्जांपल अब हमें अगर थोड़े दिन में या आज कैश चाहिए या फिर थोड़े दिन में हमें कैश चाहिए किसी को पेमेंट के लिए, तो स्टॉक ऐसी चीज़ है जिसको बेचने के लिए हमारे पास ऑर्डर्स चाहिए। अगर हमारे पास सेल्स ऑर्डर नहीं होंगे, हमारे पास डिमांड नहीं होगी हमारे स्टॉक की, तो हम उसको बेच नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ से लिक्विड असेट्स में से स्टॉक को निकाला गया है। ठीक है, तो दिस असेट्स एक्सक्लूडिंग स्टॉक कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली, इट मीन्स इन शॉर्ट पीरियड। फॉर एग्जांपल डेटर्स है, उनके पास से हम पैसा ले सकते हैं। बिल्स रिसीवेबल है, उसको हम रिडीम कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। कैन बी क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या कि जो एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक तरह का अग्रीमेंट होता है विद डेटर्स कि हम इतने दिनों में पैसा दे देंगे, और अगर हम ना दे पाए तो आप अब हमारे बैंक में से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल मतलब क्या, एक बाहेदारी जैसा होता है, एक जिम्मेदारी जैसा होता है जो डेटर्स देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि हम अपना पैसा इतने दिनों में आपको दे देंगे। ठीक है, वैसे ही क्रेडिटर्स के लिए बिल्स पेएबल होता है और डेटर्स के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, क्योंकि डेटर्स के पास से लेना होता है इसलिए रिसीवेबल, और क्रेडिटर्स को देना होता है इसलिए पेएबल। अभी हम देखेंगे रियल असेट्स। रियल असेट्स मीन्स असेट्स दैट हैव वैल्यू इन रियलिटी, जिसकी रियलिटी में वैल्यू हो उसको बोलेंगे रियल असेट्स। दिस असेट्स हैव मार्केट प्राइस, इनकी मार्केट प्राइस भी होती है, इनके रियलाइजेबल वैल्यू भी होते हैं। मगर इसका मतलब है कि अगर हम ये असेट्स को बेचने जाएँ तो हमें पैसा मिलेगा। दिस असेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। इन दिस असेट्स tangible, intangible and current assets are included. From sale of such assets, if money can be realized, then they are known as real assets. Through sale of real assets, cash can be procured. ऐसे असेट जिसको हम रियलिटी में देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनको बेच के हम पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो उनको बोलेंगे रियल असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स मतलब क्या, जो रियल नहीं होते वो फिक्टिशियस मतलब ऐसा जिसको हम अज्यूम्ड करते हैं या फिर जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। फिक्टिशियस असेट्स डू नॉट हैव फिजिकल फॉर्म एग्जिस्टेंस। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ फिक्टिशियस असेट्स इज़ ज़ीरो, क्योंकि वो
दिखता नहीं है, जो दिख नहीं सकता उसको हम बेच कैसे सकते हैं मार्केट में। दिस असेट्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश, दिस इज़ नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, कभी कभार होता है। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, दिस अमाउंट इज़ टू बी रिटर्न ऑफ इन सर्टन ईयर्स दैट्स शोन एज एन असेट्स। इसलिए अगर उसका पैसा नहीं मिलने वाला तो हम उसको क्या देंगे, मांडवाड़ी कर लेंगे, ऐसा बोलते हैं हिंदी में। मतलब उसको हम अगर कोई प्रॉफिट ज़्यादा आता है तो उसके सामने हम उसका थोड़ा सेट ऑफ एडजस्टमेंट कर लेंगे। एवरी ईयर प्री डिटरमाइंड अमाउंट इज़ रिटर्न ऑफ एंड शोन एज एन एक्सपेंस। इश्यू कॉस्ट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर इशू करने में जो खर्चा हुआ उसका कोई रीइंबर्समेंट हमें कोई देने वाला नहीं है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मतलब बिजनेस स्टार्टअप हुआ उसके पहले का खर्चा, वो हमें कोई देने वाला नहीं है। शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट दे दिया, सामने शेयर होल्डर्स ने अवेल कर लिया, वो खर्चा तो हमें ही भुगतना पड़ेगा, वो खर्चा हमें कोई देने वाला नहीं है। मतलब इस तरह का खर्चा जो हमें किसी के पास से लेने का नहीं है, हमें खुद भुगतना है, इस तरह का खर्चा को हम बोलेंगे फिक्टिशियस वाला खर्चा। और फिक्टिशियस असेट्स तो उनको हम अपने प्रॉफिट के सामने कुछ नंबर ऑफ़ ईयर्स के लिए, जनरली 5 ईयर्स में ये राइट ऑफ करना होता है, मतलब उसको डिलीट करना होता है, उतना प्रॉफिट कम दिखाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका प्रॉफिट आया 10,000 का और फिक्टिशियस असेट्स है आपके पास 1,000 के, तो आप अपना प्रॉफिट 9,000 ही दिखाओगे। इस तरह से हम उसको रिड्यूस करेंगे प्रॉफिट को और ये फिक्टिशियस असेट्स को नील करेंगे। अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अकाउंट्स में वैसे वैसे आपके ये कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे, अभी तक आपको इतना समझना ज़रूरी है। फिक्टिशियस असेट्स आर ऑल्सो नोन एज स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब इसको प्रॉफिट के सामने एडजस्ट करना है। डिफर्ड यानी क्या, 1 साल से ज़्यादा के लिए, डिफर्ड का मतलब DI नहीं होगा, DE आएगा, DEFFERD। स्प्रेड मतलब क्या कि 1 साल से ज़्यादा वो रेवेन्यू यानी कि हमारा प्रॉफिट के सामने स्प्रेड हो। डिफर्ड का मतलब कि भी 1 साल के ज़्यादा के लिए जो कैरी फॉरवर्ड हो उसको डिफर्ड बोलेंगे। अभी हम देखेंगे रिसिप्ट्स। When money is received due to consequence of business transactions, it is known as receipt. These receipts are classified on the basis of nature. Receipts regularly received during the year and not regularly received during the year. जब हमें पैसा मिलता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो उसको हम बोलेंगे रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब नॉर्मल क्या, जो हमारी रिसिप्ट बनती है, हम रिसिप्ट कब बनाते हैं, जब हमारे पास कैश हो, हमारे पास कैश मिले, हमको कैश मिले तब हम उसके सामने रिसिप्ट देते हैं। तो उसके नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा, जब वो रेगुलर रिसीव होता है या फिर नॉट रेगुलर रिसीव्ड होता है, कभी कभार रिसीव होता है। तो बिजनेस रिसीव्स रेगुलर रिसिप्ट फ्रॉम डे टू डे एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल रिसिप्ट ऑफ द सेल, रिसिप्ट ऑफ कमीशन, रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड। ये सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिससे हमें रेगुलर बेसिस पर इनकम होती है। दिस रिसिप्ट्स are received on regular basis. Certain receipts do not have regular nature. These receipts are categorized into 2 categories: regular receipts which are known as revenue receipts, capital receipts which are not regular in nature. तो जो रेगुलर बेसिस पर नहीं मिलता, कभी कभार होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स, और जो रेगुलर बेसिस पर होता है उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रिसिप्ट्स का क्लासिफिकेशन है कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। द एक्सप्लेनेशन अबाउट टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स इज़ गिवन बिलो। तो अब हम देखेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। दिस रिसिप्ट्स इज़ नॉट रिसीव्ड रेगुलरली. This receipt is procured from the sale of assets. This receipt is obtained by issuing debentures. Assets is not sold frequently. Debentures are not issued frequently. तो कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे ट्रांजैक्शन से रिसिप्ट होती है जो कि रेगुलर बेसिस पर नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल रिसिप्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स और रिसिप्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इशू ऑफ द डिबेंचर्स।
जब हम रिसिप्ट्स होते हैं बाय डूइंग सेल ऑफ असेट्स और बाय इशूइंग डिबेंचर्स, तो वो कभी कभार होता है बिज़नेस में, रेगुलर बेसिस पर ये सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट नहीं होती। इसलिए जब ये एक्टिविटीज़ होती हैं और उनसे रिसिप्ट्स मिलती है तो उनको बोलेंगे हम कैपिटल रिसिप्ट्स। वो फ्रिक्वेंटली रिसीव नहीं होती, इसलिए उनको कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स। द फ्लो ऑफ दिस रिसिप्ट्स वुड रिमेन कॉन्स्टेंट। From this receipts profits earned during the year or loss incurred can be ascertained। ऐसे रिसिप्ट जो रेगुलर बेसिस पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनसे होती है हमें, ये डे टू डे बेसिस पर रिसिप्ट्स हमें मिलती रहती हैं। तो इससे हम वो एसर्टेन कर सकते हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बेसिस पर हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। इन दिस कैटेगरी ऑफ रिसिप्ट्स इनकम ऑफ सेल्स, इनकम ऑफ कमीशन, इनकम ऑफ डिस्काउंट, इनकम ऑफ रेंट एक्सेट्रा are included। This kind of receipt arise frequently। Revenue receipts are also known as revenue income। तो हमें रेगुलर बेसिस पर अगर सेल्स होता है या फिर कमीशन इनकम होती है या फिर डिस्काउंट इनकम होती है या फिर कोई प्रॉपर्टी हमने रेंट पे दी हो तो रेंट की इनकम होती है, तो ये सारे रिसिप्ट्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। तो इनके बेसिस पर एसर्टेन कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। ये फ्रिक्वेंटली अराइज होते हैं और इनको रेवेन्यू इनकम भी बोलते हैं। पेमेंट्स, मनी पेड ड्यू टू कॉन्जिक्वेंस, रिसिप्ट्स हमने देखा, अब हम देखेंगे पेमेंट साइड का। ठीक है, तो मनी पेड ड्यू टू कॉन्जिक्वेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज नोन एज पेमेंट्स। These payments are classified on the basis of the nature। Payments regularly paid during the year and not regularly paid during the year। For example, business is run in rented premises and rent is paid regularly every month। This is regular payment, throughout the year it is paid। Assume that machine is purchased for business। This expenditure is not regular expense। Like receipts, payments expenses are also classified into two categories। तो जिस तरह हमने receipts को ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर क्लासीफाई किया रेगुलर और कैपिटल में, उसी तरह हम पेमेंट्स को भी क्लासीफाई करेंगे। तो अगर हम अपना बिजनेस किसी रेंटल प्रॉपर्टी में कर रहे हैं तो रेंट्स हम क्या करेंगे, एवरी मंथ पेमेंट देंगे, तो उनको रेगुलर पेमेंट्स बोलेंगे, यानी कि रेवेन्यू पेमेंट्स बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। और अगर हमने मशीन ख़रीदा तो मशीन बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती, एक बार ख़रीद लिया फिर हम उसमें बिज़नेस चलाएँगे। फिर अगर वो स्क्रैप हो गया या फिर उसमें कुछ ख़राब हो गया तो रिपेयर किया जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत हो। तो पेमेंट्स को भी हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा वो रेगुलर इन नेचर नहीं होता। जनरली व्हेन फिक्स असेट्स आर परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर अराइज। परचेज ऑफ मशीन, असेट्स आर नॉट परचेज फ्रिक्वेंटली, दस इट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कभी कभार होता है तो इसलिए उसको भी बोलेंगे कैपिटल पेमेंट यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसको हम कैपिटल पेमेंट बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंस बोलेंगे, ऐसा सब अलग अलग नाम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द फ्लो ऑफ दिस पेमेंट्स वुड रिमेन कॉन्स्टेंट। फ्रॉम दिस पेमेंट्स प्रॉफिट और लॉस इज डिटरमाइन। जिस तरह रेवेन्यू रिसिप्ट से हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर सकते थे, उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में भी रेगुलर पेमेंट्स होते रहते हैं तो प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन किया जा सकता है। इन दिस कैटेगरी पेमेंट ऑफ सैलरी, वेजेस, टेलीफोन एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर इंक्लूडेड। तो इस सारी कैटेगरी में क्या क्या आएगा, सैलरी का पेमेंट, वेजेस, रेगुलर टेलीफोन बिल्स पे करते हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का खर्चा रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। अब हम देखेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। डिफर्ड मतलब कैरी फॉरवर्ड जो होता है। दिस एक्सपेंसेस आर नोन एज फिक्टिशियस असेट्स। अबाउट दिस डिस्कशन इज अंडरटेकन इन पॉइंट नंबर 15 में हमने जो देखा वैसा ही है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो एक साल से ज़्यादा के लिए कैरी फॉरवर्ड हो। ठीक है, इश्यू कॉस्ट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट, इस तरह के खर्चे क्या होते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। The amount spent and benefit of which is available to the respective accounting year is expense। अगर हमने कोई खर्चा किया और उसका बेनिफिट एक साल के अंदर ही मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो हमारा 12 महीने का होता है। दिस इज़ कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंस। एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, ब्रोकरेज एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, डिस्काउंट एक्सपेंस। जो हमें विद इन द ईयर पेमेंट करना है और जिसका बेनिफिट हमें विद इन द ईयर मिल जाएगा उसको बोलेंगे हम एक्सपेंस।
revenue, goods and services are sold and provided to the customers respectively. If credit sales are made and amount is receivable, it is also a revenue. Besides other incomes, interest, rent, commission, dividend received for the respective period and even outstanding are included in revenue. ठीक है, तो revenue मतलब हम goods sold on cash and goods sold on credit, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, वो सबको हम रेवेन्यू कंसिडर करेंगे क्योंकि वो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और जिनका बेनिफिट हमें विद इन द ईयर मिल जाता है. अदर इनकम है इंटरेस्ट, रेंट, वो सब हमें मिल गया हो या फिर रिसीवेबल हो यानी कि फ्यूचर में मिलने वाला हो, तो हम उसको भी रेवेन्यू में कंसिडर करेंगे क्योंकि वो विद इन द ईयर मिल जाएगा. ठीक है, लॉन्ग टर्म इन नेचर नहीं होता, वो मिल जाता है. कभी कभार आउटस्टैंडिंग रहता है कोई प्रॉब्लम्स की वजह से, तो इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, डिविडेंड रिसीव्ड एंड इवन आउटस्टैंडिंग मतलब नहीं मिला तो फ्यूचर में रिसीवेबल हो, वो भी हम इंक्लूड करेंगे रेवेन्यू में. ठीक है, तो आज हमने इतने कंसेप्ट्स देखे. आप एक बार ये गो थ्रू कर लेना और कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना. ये कंसेप्ट्स अब अभी आपका बेसिक है थोड़ा. आप जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे आपको एंट्रीज आएगी, डुअल इफेक्ट आएंगे ट्रांजेक्शन्स के, वैसे वैसे आपको ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, थैंक यू सो मच.